आप मेरा इंतजार करते हैं, मैं आपका इंतजार करता हूं। लोग मुझसे आशा करते हैं, मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करता हूं। आप मुझसे अपेक्षा करते हैं, मैं आपकी अपेक्षाओं पर पूरा उतरने का प्रयास करता हूं। लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, मैं उनको संतुष्ट करता हूं। लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, मैं भी ऐसा ही करता हूं। जिंदगी का सफर इसी तरह चलता रहता है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। हेलो गाइस, welcome back to this channel. Zulfi is again here before you to share a very basic awareness about tense. तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके दरमियान कुछ ऐसी चीजें लेकर आया हूं, खास तौर से जो बुनियादी इंफॉर्मेशन कह सकते हैं हम टेंस के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में और ट्रांसलेशन के बारे में, और बल्कि मैं कहूं तो स्पोकन इंग्लिश की कला के बारे में। तो मैंने अपने वीडियो के आगाज में चंद जुमले कहे, कुछ वाक्य कहे, उनका कुछ मकसद था, उनके कुछ उद्देश्य था। वो बेमकसद नहीं थे। वे सारे वाक्य जो मैंने अभी अर्ज किए, वे एक समय बिंदु की ओर इशारा करते हैं, एक कालखंड की ओर इशारा करते हैं जिसे हम वर्तमान कहते हैं। और यही बात हमें फोकस में लाती है। दिस वेरी पॉइंट ब्रिंग्स इनटू शार्प फोकस द इंपॉर्टेंस ऑफ टेंसेस, द रोल ऑफ टेंसेस। तो टेंसेस क्या होते हैं, ये बुनियादी चीज है। जितने भी लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या अंग्रेजी सीखने के मुतमन्नी हैं, इच्छुक हैं, उनके लिए ये बेसिक चीज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि टेंस की क्या भूमिका है। टेंसेस इनफैक्ट टेंसेस प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन एनहांसिंग द आर्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। यानी टेंसेस जो हैं वो स्पोकन इंग्लिश की कला को संवारने में, निखारने में बड़ी जबरदस्त भूमिका अदा करते हैं। और न सिर्फ मैं कहूं कि ये स्पोकन इंग्लिश, बल्कि टेंसेस जो हैं वो दे सर्व एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अनुवाद, यानी अनुवाद की दिशा में सही अनुवाद क्या होता है, सही अनुवाद का कौशल क्या होता है, उसकी दिशा में टेंसेस पहली सीढ़ी का काम करते हैं, फर्स्ट स्टेप। तो जाहिर है ट्रांसलेशन जो है ये हर एक के बस की चीज है। इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। क्योंकि एवरीबडीज कप ऑफ टी यानी मतलब ये हर एक की चाय नहीं है, इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब कि हर एक के बस की खीर नहीं है, हर एक के बस वश में नहीं है टेंसेस। तो इसलिए आज मैं टेंसेस को डिफाइन करूंगा, टेंस के बारे में बताऊंगा, टेंस के क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में बताने जा रहा हूं। तो टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट parts of English grammar, translation and all those roles that govern English grammar. तो मैंने बता दूं, टेंसेस को परिभाषित कर दूं मैं। टेंसेस कन्वे a certain action with reference to a certain time frame. I repeat, tenses convey a certain action with reference to a time frame. यानी टेंसेस जो हैं वो एक कालखंड की ओर इशारा करते हैं, एक कर्म की ओर, एक अमल की ओर, एक एक्शन की ओर इशारा करते हैं। लेकिन किसके हवाले से? एक वक्त के, काल के। तो आप जानते हैं कि हर कोई घटना हो या कहानी हो, वाकया हो, हादसा हो, सानेहा हो, ये सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं जो आपसे और हमसे, सब लोगों से जुड़ी होती हैं, वो किसी ना किसी कालखंड में घटित होती हैं। तो वो या तो वर्तमान में होंगी
जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम के अपने वीडियो के आगाज में कुछ चंद जुमले कहे वर्तमान की ओर इशारा करने वाले, प्रेजेंट की ओर। तो टेंसेस हमें बताते हैं किस काल खंड में, किस वक्त में, किस जमाने में, किस दौर में अमुक घटना घटित हुई। तो प्रेजेंट जैसा आप जानते हैं, शुरू में सेंटेंस ही बोले मैं प्रेजेंट के, प्रेजेंट यानी वर्तमान। टेंसेस ब्रॉडली देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, मोटे तौर पे तीन प्रकार के टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट वर्तमान यानी जो आज है, यानी आप मेरे सामने हैं, मैं आपके रूबरू हूं, तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये चीज जो है प्रेजेंट की है, आज की बात है, प्रेजेंट की। अब वी टॉक ऑफ पास्ट, तो पास्ट भूतकाल की बात करें, माजी की बात करें, तो भूतकाल में यानी कल जो चीजें हुई, जो घटनाएं घटित हुई कल, या उससे पहले वाली कल, या उससे पहले कितना ही पीछे चले जाइए, बहुत सारी वाकयात, बहुत सारे घटनाएं हैं जो भूतकाल में घटित हुई हैं। आप जानते हैं 1857 की जंग आजादी, न्यूटन का 17वीं शताब्दी में महानता को प्राप्त करना, तो ये सारी घटनाएं, पानीपत का फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल, और सबसे बड़ी घटना विच आई मे कॉल द मोस्ट फेटफुल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो है 1947 में, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। ये सारे वाकयात जो हैं सारे हमारे माजी की ओर इशारा करते हैं, भूतकाल की ओर इशारा करते हैं। जैसे आप जानते हैं कोविड-19 आया, पूरे दुनिया को चपेट में ले लिया, ये भी पास्ट की घटना है, हालांकि अभी भी चल रही है, और लॉकडाउन लगा, पास्ट की घटना। अब वर्तमान जानते हैं आप। और तीसरी चीज होती है, तीसरी किस्म ब्रॉड, वो है फ्यूचर, भविष्य, विच इज लाइकली टू टेक प्लेस, जो घटित होने वाला है, यानी आने वाला कल। कल क्या होगा, नोबडी नोज। जैसे बहुत सारी घटनाएं जो भविष्य में घटित होंगी, मसलन ओलंपिक गेम्स अभी नहीं हुए, 2020 में होने थे, लेकिन हालात नासाजगार होने की वजह से आने वाले समय में होंगे, जो जापान में होने थे। या ये कहिए आप कि जो है जैसे कि मिसाल की हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था विश्व की, वो भी पटरी पर नहीं आएगी भविष्य। और भारत की अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई है, वो भी भविष्य में पटरी पर आएगी, अभी आई नहीं। तो ये जो चीजें कल होंगी, या उसके बाद कल होंगी, या उसके बाद कल होंगी, तो उसको हम फ्यूचर कहते हैं। इसका मतलब टेंस जो है, टेंसेस जो हैं, वो हमें एक काल खंड की ओर ले जाते हैं। वो काल खंड, वो जो जमाना, वो भूतकाल भी हो सकता है, वर्तमान भी हो सकता है, और भविष्य काल भी हो सकता है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, टेंसेस जो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन इन हर एक किस्म की, हर एक प्रकार की अपनी किस्में होती हैं, प्रकार होती हैं। जैसे प्रेजेंट की आप जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो इसके बारे में बाकी मैंने शुरू में ही बोले थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चार हुए। इसी तरह पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड सिमिलर इज विद फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तीनों की चार चार किस्में, इन टोटल हमारे पास हो गए कितने, वो हो गए 12 टेंसेस, 12 टेंसेस। तो now I would like to share my views about what present indefinite tense is. Present means वर्तमान, indefinite means अनिश्चित, tense means काल, समय, यानी वर्तमान अनिश्चित काल। तो वर्तमान में जो बात कर रहे हैं, मैंने अभी अर्ज किया, जैसे आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, ये वर्तमान की चीज है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भाई लोग पूछते हैं कि भाई आखिर ये कैसे पहचाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये मैं बात बताना चाहूंगा, प्लीज नोट डाउन, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, उसे नोट फरमाएं, उसे प्लीज नोट डाउन। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आए, आई रिपीट, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आए, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं।
अब सवाल ये होता है ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हम। ता है मीन्स खाता है, पीता है, हंसता है, रोता है, सो एंड सो फोर्थ। ती है बस आती है, ट्रेन जाती है, वह मुस्कुराती है, वह भोजन लेती है। ते हैं बहुवचन प्लूरल, लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, हम पर हंसते हैं, हम उन पर हंसते हैं, तो इस तरह से ते हैं। ताहूं यानी आई, विद रेफरेंस टू आई, मैं जाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, हंसता हूं, रोता हूं, पढ़ाता हूं, पढ़ता हूं, सीखता हूं, सिखाता हूं। तो वे वाक्य जिनका अंत ता है, ती है, ते हैं, ताहूं पर हो, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि आखिर इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, यानी क्या इसका स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स नोट करें कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये होगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कर्ता, डूअर, DOER। डूअर माने करने वाला, कर्ता, एक्शन का करने वाला। सब्जेक्ट के बाद मैंने बोला प्लस वर्ब यानी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब होता है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। एक्शन का करना या होना। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है हिंदी उर्दू वाक्य शब्दों के अंत में क्या आएगा? ना, खाना, पीना, हंसना, रोना, रुलाना, पढ़ना, पढ़ाना, पीना, पिलाना, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? मेन वर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं, जो हजारों लाखों की तादाद में हैं मेन वर्ब्स। अब जैसे इसके एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं, तो बोलना मेन वर्ब। आप सुन रहे हैं, सुनना, ये मेन वर्ब। अब आते हैं हम तीसरे कॉन्स्टिट्यूएंट की ओर, वो है ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कर्म। और कर्म को अगर हम डिफाइन करें, ऑब्जेक्ट को अगर हम डिफाइन करें, तो इसका मतलब होता है विच इज अफेक्टेड, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पर काम का प्रभाव या असर पड़ता है, या विच इज डिस्प्लेस्ड, जो अपनी स्थिति बदल देती है चीज या वस्तु या इंसान, तो उसको भी हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं यहां पे 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा जिसके माध्यम से आप बड़े आसानी से ऑब्जेक्ट का भी अर्थ, क्रिया का भी अर्थ और सब्जेक्ट का भी अर्थ समझ लेंगे। S+V+O, जैसे मैं भोजन लेता हूं या मैं नाश्ता लेता हूं, करता हूं। तो मैं भोजन लेता हूं, कौन लेता है? मैं, आई, ये हो गया सब्जेक्ट। लेना, ये हो गया मेन वर्ब, ना आ रहा है। क्या लेता हूं? भोजन, फूड, आई टेक फूड। तो भोजन लेना, तो फूड क्या असर किस पे पड़ा? भोजन पर। पहले वो टेबल पर रखा था, बाद में मेरे पेट में पहुंच गया, इसका मतलब वो अपनी पोजीशन बदल दी उसने। तो ये क्या हुआ? फूड या भोजन, ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल में लेंगे, जैसे हम एक सांप मारते हैं, वी किल अ स्नेक, हम एक सांप मारते हैं। कौन मारते हैं? हम, तो सब्जेक्ट हो गया। मारना, ये मेन वर्ब हो गया। क्या मारते हैं? सांप, स्नेक, वी किल अ स्नेक, हम सांप मारते हैं। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि पहले जिंदा था सांप, अब मर गया, उस पर प्रभाव पड़ा। तो मैं समझता हूं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की ये बेहतरीन एग्जाम्पल आपके जहन में बिल्कुल तरह क्लियर हो गए होंगे, स्पष्ट हो गए होंगे। तो इसके बाद हम चलेंगे आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो बताया मैंने। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होगा हमारा। आई रिपीट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। आप जानते हैं मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, और 4 फॉर्म भी कहते हैं लोग, या ING की फॉर्म जोड़ देते हैं। तो मेनली 3 फॉर्म्स होती हैं, गो, वेंट, गॉन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, सिंग, sang, sung, रिंग, रैंग, रंग, सो एंड सो फोर्थ। गो, वेंट, गॉन। तो हमारा ताल्लुक यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है, नेचुरल फॉर्म। तो ये आएगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद कर्म, जो अभी डिस्कस किया मैंने। और यहां नोट करने वाली बात यह है, इन सेंटेंसेस में इज, एम या आर का प्रयोग नहीं होगा, पूर्ण रूप से वर्जित है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इज, एम, आर। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो मैं शुरू में दे चुका हूं आपको प्रेजेंट डेफिनेट कैसे। अपने वीडियो के शुरू में ही मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल दिए थे, आपको याद होगा। जैसे आप मेरा इंतजार करते हैं, मैं आपका इंतजार करता हूं,
यू वेट फॉर मी, आई वेट फॉर यू, है ना। दे टेक फूड, वे भोजन लेते हैं। हम कॉलेज जाते हैं, वी गो टू कॉलेज। तुम ऑफिस जाते हो, यू गो टू योर ऑफिस, सो एंड सो फोर्थ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल में, और 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, सांप मारने वाला, भोजन खाने वाला, आई टेक फूड, वी किल अ स्नेक, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। अब इस पर आप कितने ही उदाहरण ले लीजिए। जैसे मेरे माता पिता मेरी मदद करते हैं, मैं अपने माता पिता की मदद करता हूं, ताहूती ही, ये इस तरह से। तो ये अफर्मेटिव की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा आप। लेकिन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पहलू है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और वो है आपका कि इसका यूज ऑफ एस या ई एस। मेन वर्ब के बाद में एस या ई एस का इस्तेमाल करना। आखिर वो सिचुएशन, वो स्थिति क्या होगी जब हम ये एस या ई एस मेन वर्ब में लगाएंगे। अक्सर छात्र मुझसे प्रश्न पूछते हैं, सर इसमें गड़बड़ हो जाती है। लर्नर्स पूछते हैं कि पता नहीं चलता हमें कि किस में एस लगाएं, किस में ई एस लगाएं, या कब लगाएं। तो ये क्लियर कर लें आप। इसके लिए कंडीशन है, एक शर्त है, और वो शर्त नोट कर लें। बहुत ही काबिल गौर पहलू है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यानी वो कंडीशन, वो शर्त क्या होगी जब हम, वो स्थिति क्या होगी जब हम मेन वर्ब के अंत में एस या ई एस लगाते हैं। और वो स्थिति इस तरह से, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन तथा सिंगुलर नंबर में हो तो, आई रिपीट, यदि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, थर्ड पर्सन तथा सिंगुलर नंबर में हो तो मेन वर्ब के अंत में एस या ई एस लगाते हैं। अब यहां 2 बातें आई हैं। सिंगुलर प्लूरल यानी सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन, और तीसरी चीज है थर्ड पर्सन होना चाहिए। याद रखें आप, पर्सन्स 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई एन बी, सेकंड में यू, और थर्ड में ही, शी, इट, दे, एनी, नेम, पीटर, जॉन, हामिद, रजिया, सीमा, नसरीन, सो एंड सो फोर्थ। तो थर्ड पर्सन में ये कैटेगरी है ही, शी, इट, दे या एनी नेम। और वो याद रखिए, एनिमेट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या इनएनिमेट भी हो सकता है, यानी जानदार भी और बेजान भी, थर्ड पर्सन। तो हमारा संबंध यहां फर्स्ट सेकंड से नहीं है, थर्ड पर्सन से। यदि हमारा कर्ता, हमारा सब्जेक्ट एक वचन में हो और थर्ड पर्सन में हो, तो हम मेन वर्ब के अंत में एस या एस लगाते हैं, प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ये दे सकते हैं आप, देखिए क्या, जैसे वह अपने गांव जाता है, ही गोज टू हिज विलेज, GOES, ही गोज टू हिज विलेज। मेरी बहन भोजन पकाती है, माई सिस्टर कुक्स फूड, कुक्स लग गया। इसके अलावा रोजाना वर्षा होती है, इट रेन्स डेली, रेन्स एस लग गया। इस तरह से एक सच्चाई बता दूं मैं आपको, ईश्वर सत्य जानता है परंतु चुप रहता है या इंतजार करता है। गॉड अकेला है, वाहिद है, इसलिए थर्ड पर्सन है। गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, ईश्वर सत्य देखता है परंतु इंतजार करता है। गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, दोनों जगह हमने एस लगाया। बेजान चीज पे आ जाइए, यह पुस्तक हमें बहुत जानकारी देती है। दिस बुक बेजान है, इनएनिमेट, दिस बुक गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस बुक गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये एस या एस का इस्तेमाल हुआ, और ये याद रखिए आप कभी भूलेंगे नहीं, यानी एक होना चाहिए, बंदा, बंदी या वस्तु या चीज, यानी तो वो अगर एक है और थर्ड पर्सन की कैटेगरी में, देखिए दे थर्ड पर्सन तो है वे, लेकिन वह बहुवचन में है, इसलिए दे के साथ हम एस का प्रयोग नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं दे किल अ स्नेक, दे टेक फूड, इसमें एस नहीं लगाया हमने। अब आता है हमारे सामने दूसरा एस्पेक्ट, वो है कि हर कोई टेंस, हर कोई सेंटेंस जो है वो नेगेटिव, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव हो सकता है और इंटरोगेटिव हो सकता है। तो जो मैंने अभी तक वाक्य दिए वो सारे अफर्मेटिव में थे। अफर्मेटिव हाँ वाचक वाक्य, नेगेटिव ना वाचक वाक्य या नहीं वाचक वाक्य, इंटरोगेटिव क्या वाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये 3 होते हैं। तो मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नेगेटिव। प्लीज नोट डाउन, नेगेटिव में क्या होता है, तो जहां कहीं पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक वचन में सब्जेक्ट हो, प्लस डज नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे,
आप याद रखेंगे डू डज का प्रयोग करेंगे, नॉट, डू नॉट या डज नॉट। तो हम डू कहां करेंगे और डज कहां करेंगे? तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसके बाद में डज नॉट आएगा और फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नेचुरल फॉर्म, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और डू कहां लगेगा? डू नॉट। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है या फर्स्ट और सेकंड पर्सन्स हैं, आई वी यू दे हैं, या पीपल गर्ल्स बॉयज बहुत सारे लोग हैं बहुवचन में हैं, तो उनके साथ लगाएंगे डू नॉट का प्रयोग। तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे हम बहुवचन के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की, जो कम से कम डू नॉट और डज नॉट के कुछ एग्जाम्पल्स नोट कर लें आप। जैसे मैंने कहा था वह अपने गांव जाता है, तो हम बदल सकते हैं वह अपने गांव नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू हिज विलेज। लड़की कर लीजिए, वह खाना नहीं पकाती है, शी डज नॉट कुक द फूड। तीसरा एग्जाम्पल, अब आ जाइए, गॉड डज नॉट डू इनजस्टिस विद एनीवन। गॉड डज नॉट डू इनजस्टिस विद एनीवन। ईश्वर किसी के भी खिलाफ अन्याय नहीं करता, किसी के भी साथ अन्याय नहीं करता, नाइंसाफी नहीं करता। गॉड एक है इसलिए डज नॉट लग गया। मैंने एक बुक का एग्जांपल दिया, दिस बुक गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हम कर सकते हैं दिस बुक डज नॉट गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डज नॉट लग गया, किताब एक है, तो ये दिस डज का प्रयोग आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वर्षा नहीं होती है, इट डज नॉट रेन। तो अब आइए बहुवचन के ऊपर, प्लूरल, जिसमें डू नॉट का प्रयोग करेंगे। अब डू नॉट का प्रयोग मैंने बताया प्लूरल के साथ होगा, यू डू नॉट नो मी, यू हार्डली स्पीक इंग्लिश, यू हार्डली स्पीक इंग्लिश, अफर्मेटिव। लेकिन अगर हम कोई से सेंटेंस में नेगेटिव बनाना तो यू और वी के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट। वी डू नॉट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, यू डू नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम्स। तुम मेरी समस्या हल नहीं करते हो, है ना। तो पीपल डू नॉट यूटिलाइज देयर टाइम प्रॉपरली। लोग अपने समय का सदुपयोग नहीं करते हैं। द गर्ल्स डू नॉट डांस वेल, लड़कियां अच्छी तरह नहीं नाचती हैं। तो ये डू नॉट का प्रयोग हो गया, यानी बहुवचन के साथ में हो गया। तो डू नॉट डज नॉट का अंतर आप समझ में आ गया होगा। एक वचन है तो डज नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट एक वचन, और एक बहुवचन में सब्जेक्ट है तो डू नॉट का प्रयोग करेगा। यहां पे एक बात की और काबिल गौर है, और वो ये है कि एस या ईएस का प्रयोग नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव में नहीं होता। दिस पॉइंट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। इस तथ्य को जहन में रखें कि एस या ईएस का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव में होता है, हां वाचक वाक्यों में होता है। और अब हम मुड़ते हैं इसके इंटरोगेटिव फॉर्म की तरफ, यानी क्या वाचक वाक्य। और आप समझ गए होंगे, जैसे हमने डू डज का प्रयोग किया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये सारे डू डज जो हैं वो कर्ता से पहले यूज होंगे, सब्जेक्ट से पहले यूज होंगे। डू डज जो हम सब्जेक्ट के बाद ला रहे थे वो शुरू में आ जाएंगे। जैसे क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो अस। क्या तुम हमें जानते हो, डू यू नो अस। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश। उसके बाद क्या वह टीवी देखता है, डज ही वॉच टीवी। क्या वह अच्छी तरह नाचती है, डज शी डांस वेल। तो इस तरह के यू में टेक एनी सेटिंग लाइक डोमेस्टिक सेटिंग और स्कूल सेटिंग, बैंकिंग सेटिंग, हॉस्पिटल सेटिंग, कोई सी भी सेटिंग जिस रेफरेंस में हम बात करते हैं उसके हिसाब से हम डू का प्रयोग या डज का प्रयोग करेंगे, और सेंटेंस कोई से भी लिए जा सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा यहां में, डू डज का प्रयोग मैं समझ में आ गया होगा, आपकी समझ गए कि एस या एस का प्रयोग हट जाता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में नहीं होता। लेकिन यहां पे एक बात बताना मैं अपना फर्ज समझता हूं, और वो ये है, लैंग्वेज डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम। लैंग्वेज डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम। भाषा किसी शून्य में काम नहीं करती, किसी खला में काम नहीं करती। इसको काम करने के लिए क्या चाहिए? इट शुड, बल्कि इट मस्ट हैव अ सोशल सेटिंग और रिलीजियस सेटिंग। इट शुड हैव अ डोमेस्टिक सेटिंग, यानी सेटिंग होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, सिचुएशन। भाषा को प्रयोग करने के लिए हमारे पास प्रसंग भी होना चाहिए, स्थिति भी होनी चाहिए, और कोई ना कोई परिवेश होना चाहिए जिसके विषय में हम अंग्रेजी में वाक्य बना सकें, बोल सकें, और स्पोकन इंग्लिश को हम ज्यादा बलवती बना सकें।
तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, यूज ऑफ एस या ई एस। और इसके बारे में एक चीज और बताऊंगा मैं, वो ये है कि इनमें आमतौर पे जनरल ट्रूथ होती है, यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो प्रोवर्ब्स हैं, जनरल ट्रूथ्स हैं, हकीकत हैं, यथार्थ है, उसकी बातें होती हैं। जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम, हर अच्छी चीज की शुरुआत घर से होती है। या पोलाइटनेस कॉस्ट नथिंग बट गेन्स एवरीथिंग, यानी विनम्रता जो है उससे फायदा ही फायदा होता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। बट गेन्स एवरीथिंग, फायदा ही फायदा होता है। पोलाइटनेस कॉस्ट नथिंग बट गेन्स एवरीथिंग, ऐसा लग रहा है दोनों में। थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है इसमें, ये आप ध्यान में रखिए। इसी तरह से जितनी भी चीजें हम हार्श ट्रूथ बोलते हैं, मैंने एक शेर बोला था, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, द साइकिल ऑफ लाइफ गोज ऑन लाइक दिस। इसी तरह जीवन का सफर चलता रहता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ध्यान रखें, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम अक्सर करते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, स्केर्सली, हार्डली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली। ये डिटेल की बात है, वो बाद में बताऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन आप प्लीज ध्यान रखिए, यू हैव टू टेक नोट कि आई हैव स्टार्टेड माय टेंस सीरीज और आप यू विल एंजॉय स्पोकन इंग्लिश। आप प्लीज यू कीप वॉचिंग दिस वीडियो और आपको बहुत ज्यादा इसमें आप बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। और आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर आपको लगता है कि ये उपयोगी सिद्ध होंगी तो जरूर करें। एंड डू ट्राई टू शेयर योर व्यूज एंड कमेंट्स प्लीज। और विद दैट आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर, कीप वॉचिंग।